भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कई प्रकार से प्रभावित करता आ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को ठप करने में भ्रष्टाचार का बड़ा अहम रोल रहा है। 2005 में इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में कहा गया कि 62% से ज़्यादा इंडियंस को किसी न किसी समय नौकरी पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। सन 2008 में एक अन्य रिपोर्ट में यह देखा जाता है कि लगभग 50% इंडियंस को किसी भी काम को करवाने के लिए उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। 2022 में CPI यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ने हमारे देश को भ्रष्टाचार के आधार पर 180 में से 80वें स्थान पर रखा। इस लिस्ट में जो देश जितना पहले होता है वो देश उतना ही ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त होता है। सरकारी सामाजिक कल्याण योजनाओं से पैसे की हेराफेरी, सरकारी विकास कार्यों से पैसों की हेराफेरी तथा कार्यालयों और दफ्तरों में काम जल्दी कराने तथा आपराधिक मामलों को छिपाने तथा रफा दफा करना शामिल है। एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम, जिसे हम नरेगा भी कहते हैं, एक बड़े घोटाला और भ्रष्टाचार धोखाधड़ी को संदर्भित करता है। मनरेगा का मकसद ग्रामीण इलाकों में 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराना था ताकि वो अपने जीवन स्तर को सुधार सकें और गरीबी से छुटकारा गए एक सर्वे में पाया गया कि लगभग 62% से अधिक इंडियंस को सरकारी ऑफिस एवं दफ्तरों में अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। सन 2008 में इसी संस्था की रिपोर्ट ने बताया कि भारत में लगभग 20 करोड़ की रिश्वत हर साल अलग अलग लोक सेवकों को दी जाती है। उन्हीं का यह निष्कर्ष था कि भारत में पुलिस कर लेने वाले विभागों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार को इस तरह से देखा जा सकता है कि यदि किसी को निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार मिले तो वो निर्णय ले सकता है, ये उसका विवेकाधिकार है और एक सफल लोकतंत्र की निशानी भी है। लेकिन जब ये विवेकाधिकार स्वतंत्र रूप से न होकर दूसरे कारणों पर डिपेंड करता है, जैसे कि किसी को पैसा देने पर वो आपके हिसाब से फैसला लेगा, तो इसे भ्रष्टाचार कहते हैं और इसे करने वाला व्यक्ति भ्रष्ट कहलाता है। किसी निर्णय को जब कोई व्यक्ति या अधिकारी पैसों की लालच या फिर किसी अन्य लालच के कारण करता है तो भ्रष्टाचार कहलाता है। भारत भ्रष्टाचार के संबंध में हाल ही के कुछ सालों में जागरूकता बढ़ी है, जिसके कारण भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम
1988, सिटीजन चार्टर, सूचना के अधिकार का अधिनियम 2005 और कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट बनाने के लिए सरकारें बाध्य हुई हैं। कमीशन ऑफ इंक्वायरी 1952 भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है जो कि केंद्र या राज्य सरकार की किसी खास मामले की जांच के लिए एक कमीशन बनाने का अधिकार देता है। इसका मुख्य उद्देश्य विवादित मुद्दों की जांच करना तथा सही कारण और जानकारी प्राप्त करना एवं विभाजन की आग में झोंकने की योजना इन लोगों ने पहले से ही बना रखी थी। आगे मौका मिला तो इस पर डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। उनके राज करने का सिद्धांत ही था वोट डालो राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल। इतनी ज़्यादा अराजकता इस देश में पहले कभी नहीं देखी गई। यदि कहा जाए कि गरीबी, सामान्य राजनीति और प्रशासनिक भ्रष्टाचार अंग्रेजों की देन है तो ये कहना गलत नहीं होगा। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर लेकिन आर्थिक दृष्टि से अमीर और मजबूत भारत को पाया। ऐसे देश में अंग्रेजों ने धोखाधड़ी, अनैतिकता और भ्रष्टाचार के माध्यम से राज्यों को हड़पा तथा कई प्रकार के करों को लोगों पर थोप दिया गया, जिससे करोड़ों भारतीय गरीबी और भूखमरी की गर्त में चले गए और भारत की सारी संपदा एवं संपत्ति वैभव लूटकर ब्रिटेन को मालामाल किया। लोगों ने चेन्नई, कोलकाता और मुंबई के हिंदू शासकों से व्यापारिक चौकियों को भाड़े पर लिया और बिना अनुमति के वहां अपनी तोपों और सेनाओं को रखा। सन 1756 में बंगाल के राजा ने इस प्रकार के अराजकता और आक्रामकता का जब विरोध किया और अंग्रेजों के दुर्ग के फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया, तो एक साल बाद रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को हराकर बंगाल पर कब्जा कर लिया। प्लासी का युद्ध सन 1757 को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया। इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो वहीं दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। ईस्ट इंडिया की कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, लेकिन इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते क्योंकि युद्ध से पहले ही नवाब के 3 सेना नायक मीर जाफर,
उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर जगत सेठ रॉबर्ट क्लाइव के हाथों बिक चुके थे तथा नवाब की पूरी सेना युद्ध में शामिल भी नहीं हुई थी। इस युद्ध को भारत के भविष्य के लिए बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भारत पर अपने पैर पसार लिए। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न राजाओं के बीच फूट डाला और उन्हें आपस में लड़ाकर लूटपाट शुरू कर दी और सिर्फ एक साल में क्लाइव ने 11,70,000 डॉलर यानी 9 करोड़ 84 लाख की रिश्वत और 1,40,000 डॉलर यानी 1 करोड़ 18 लाख की वसूली की। जांच में उसे मुजरिम पाया गया, लेकिन अपने भ्रष्ट देश ब्रिटेन की सेवा के कारण उसे माफ़ कर दिया जाता है। वेडियोरा अपनी बुक में लिखते हैं कि भारत से 20 लाख का सामान खरीदकर उसे ब्रिटेन में 1 करोड़ में बेचा जाता था। अंग्रेजों ने भारतीयों पर इस प्रकार अत्याचार किया कि सुनकर आपको बहुत गुस्सा आएगा। अंग्रेजी भाषा को आम करने और इसकी पकड़ मजबूत बनाने के लिए भारतीय विद्यालयों को ब्रिटिशर्स के द्वारा बंद कर दिया गया। सन 1911 में गोखले ने पूरे भारत में प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिए अनिवार्य प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम लाने की कठिन प्रयास करते हैं, लेकिन अंग्रेज इसे रिजेक्ट कर देते हैं। 1916 में फिर से इसी सिस्टम को लाने की कोशिश की गई, लेकिन उन भ्रष्ट अंग्रेजों ने फिर से इसे रिजेक्ट कर दिया। सर विलियम हंटर, जो कि इंडियन स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्टर जनरल थे, लिखते हैं कि भारत में लगभग 4 करोड़ लोग ऐसे थे जो कभी भी अपना पेट नहीं भर पाते थे। भूख और गरीबी की ओर ढकेल दिए गए भारतीय शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर होकर महामारी के शिकार होने लगे। 1901 में विदेश से आए प्लेग के कारण ब्लॉक आवंटन से 1.86 लाख करोड़ रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया गया और इसे मदर ऑफ स्कैम भी कहा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 2004 से 2009 के बीच कोयला खदानों के ठेके देने में लापरवाही बरती गई और बेहद सस्ते दामों पर कोयला निकालने के ठेके कंपनियों को दे दी गई। इससे सरकारी खजाने को लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपए नुकसान होने का अनुमान लगाया गया। हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी
और भूखमरी का प्रमुख कारण भ्रष्टाचार को ही माना जाता है। हमारे देश के नेता एवं राजनेता चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं तथा बड़े बड़े वादे करते हैं, और अब तक का सबसे बड़ा वादा मुफ्त में 15-15 लाख देने का था, और चुनाव जीतते ही वही लोग कहते हैं कि ये जुमला था। यानी कि जनता को यूं ही मूर्ख बनाया जा रहा है, और जनता इतनी आसानी से मूर्ख भी बन जा रही है। तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।